सीधा मुद्दे पर आते हैं, एक ऐसा रहस्य जो पूरे 100 साल से अनसुलझा है। आज हम उस प्राचीन दुनिया की बात कर रहे हैं जहां एक बेहद उन्नत और लाजवाब सभ्यता बसती थी और फिर वो पूरी तरह से गायब हो गई। आखिर ये साम्राज्य खत्म कैसे हुआ? चलिए उन सुरागों को जोड़ते हैं जो इस विशाल साम्राज्य के आखिरी दिनों की कहानी बयां करते हैं। सोचने वाली बात है, 50 लाख से भी ज्यादा लोगों का एक ऐसा समाज जो पूरी तरह से शांत, स्वच्छ और अपने आप में एक यूटोपिया था, वो अचानक मिट्टी में कैसे मिल गया? दशकों की खुदाई हो चुकी है, लेकिन हथियारों का कोई बड़ा जखीरा या युद्ध के सबूत नहीं मिले। मतलब एक ऐसी सभ्यता जो सिर्फ शांति, व्यापार और तरक्की पर टिकी थी, वो बिना किसी बड़े हमले के कैसे ढह सकती है? ये वो सवाल है जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों की नींद उड़ा देता है। अब 2024 में इस खोज के 100 साल पूरे होने की बात ही ले लीजिए। 1921 में हड़प्पा, फिर 1922 में मोहनजोदड़ो और 1967 में धोलावीरा की खोज। इन घटनाओं ने दक्षिण एशिया इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। 1921 से पहले तो दुनिया को लगता था कि हमारा इतिहास बहुत बाद में, शायद सिकंदर के हमले या वैदिक काल के आसपास ही शुरू हुआ होगा। लेकिन इन खुदाइयों ने इतिहास के उस बहुत बड़े खालीपन को भर दिया और साबित कर दिया कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बहुत बहुत पहले भी यहाँ एक बेहद जटिल और सुलझी हुई सभ्यता सांस ले रही थी। और ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी। अपने सबसे शानदार दौर में ये तकनीकी पावर हाउस लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर्स में फैला था। मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र को मिला दें तो भी ये उससे बड़ा था, और आबादी पूरे 50 लाख। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए न कोई विशाल सेना थी और न ही किसी क्रूर तानाशाह का कोई सबूत। इतनी बड़ी आबादी बिना किसी डंडे के जोर के कैसे चलती थी? साफ है, उनकी असली ताकत तलवारों में नहीं बल्कि उनके कमाल के प्रशासन और सिस्टम में थी। उनका अर्बन डिजाइन देखकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मोहनजोदाड़ो के शानदार ग्रिड लेआउट को ही देख लीजिए। ये ढकी हुई नालियों और साफ पानी का इतना एडवांस नेटवर्क है कि आज के कई शहर भी इसके आगे फीके लगे। हजारों साल पहले हर घर में अपना कुआं, नहाने की जगह और एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम था जो सीधे सड़क की मुख्य नाली से जुड़ता था। पकी हुई ईंटों का ऐसा अचूक काम कि बारिश का पानी और सीवेज कभी मिक्स ही नहीं होते थे। और सच कहें तो इसी इंजीनियरिंग की वजह से इतने घने बसे शहर भी बीमारियों से दूर और एकदम साफ सुथरे रहते थे। और बात सिर्फ लेआउट तक ही सीमित नहीं थी। मोहनजोदारो और धोलावीरा जैसी किलेबंद बस्तियों को देखें तो इनकी इंजीनियरिंग का एक अलग ही लेवल नजर आता है। धोलावीरा जैसी जगहों पर जहां बारिश कम होती थी, उन्होंने पकी हुई ईंटों की जगह बेहद बारीकी से तराशे गए पत्थरों का इस्तेमाल किया। वहां 16 विशाल जलाशय बनाए गए थे। चेक डैम और अंडरग्राउंड नालियों के नेटवर्क के जरिए उन्होंने मानसून की एक एक बूंद को सहेजने का ऐसा अचूक तरीका खोज लिया था जो उस शुष्क माहौल में भी लाखों लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित हुआ। सच में एक मास्टरपीस। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वो हरा भरा माहौल और बारिश पर टिकी खेती, सब कुछ धीरे धीरे उनके खिलाफ हो गया। 1800 ईसा पूर्व के आसपास क्लाइमेट में एक भयानक बदलाव आना शुरू हुआ। मॉनसून पूर्व की तरफ खिसकने लगा और जिस सरस्वती नदी के किनारे इनके सैकड़ों शहर बसे थे, वो अपना रास्ता बदलने लगी और सूखने लगी। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां से सब कुछ बदल गया। जो इलाके कभी अपनी लहलहाती फसलों के लिए जाने जाते थे, वो अब भयानक सूखे और बंजरपन की चपेट में आ गए। तो असल बात यह है कि ये पतन रातों रात नहीं हुआ था, ना ही बाहर से कोई दुश्मन आया था। ये एक ऐसा स्लो मोशन डिजास्टर था जिसे क्लाइमेट चेंज ने ट्रिगर किया था। एक तरह का जानलेवा डोमिनोज इफेक्ट। सबसे पहले बारिश ने साथ छोड़ा। बारिश कम हुई तो खेती चौपट हो गई, जिससे खाने का अकाल पड़ गया। पानी सूखने से उनका वो शानदार अर्बन सैनिटेशन सिस्टम पूरी तरह ठप पड़ गया। और जब शहर की सफाई व्यवस्था चरमराती है तो नतीजा क्या होता है? भयानक बीमारियां और हिंसा का ऐसा दौर जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। जैसे जैसे नदियों का पानी सूखा, उन एडवांस नालियों में गंदा पानी रुकने लगा। और ठहरे हुए पानी का मतलब है पैथोजेंस, यानी बीमारियों का खुला न्योता। घनी आबादी और बिना हवा वाले घरों में टीबी जैसी बीमारियां तेजी से फैलने लगी। ठहरे पानी ने मलेरिया और हैजा जैसी जलजनित बीमारियों को जन्म दिया। और सबसे खतरनाक था ब्रुसेलोसिस का फैलना। जब पानी कम बचा तो इंसान और जानवर उन्हीं बचे खुचे जल स्रोतों पर निर्भर हो गए। जानवरों के इतने करीब रहने से ये जूनोटिक बीमारियां किसी जंगल की आग की तरह फैल गईं।
आज जब हम इन कंकालों का फोरेंसिक पोस्टमार्टम करते हैं तो ये किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं लगता। ये हड्डियां एक बेहद खौफनाक कहानी सुनाती हैं। खाने की कमी ने लोगों को कुपोषित कर दिया था। उनकी इम्यूनिटी पूरी तरह टूट चुकी थी। हड्डियों की जांच साफ बताती है कि सभ्यता के आखिरी दिनों में कुष्ठ रोग और टीबी जैसी क्रॉनिक बीमारियां महामारी बन चुकी थी। सोचिए, उनका वो सघन शहरी मॉडल जो कभी उनकी सबसे बड़ी ताकत था, वही अब उनके लिए एक जानलेवा जाल बन चुका था। और इस पूरी तबाही में सबसे भारी कीमत अगर किसी ने चुकाई तो वो था वहां का मजदूर वर्ग। अगर हम इन आंकड़ों पर नजर डालें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस और स्ट्रेस से जुड़ी चोटों का ग्राफ अचानक से आसमान छूता दिखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब खेती बर्बाद हुई और नदियां सूखीं तो पीने के पानी के लिए लोगों को मीलों दूर तक पैदल चलना पड़ा। खाने में अब नरम अनाज की जगह कठोर अनाजों ने ले ली थी, जिन्हें पीसने में बहुत ज्यादा ताकत लगती थी। लोग बस किसी तरह जिंदा रहने के लिए अपनी शारीरिक क्षमता से कहीं ज्यादा काम करने को मजबूर हो गए थे। इस पूरी सिचुएशन को एंथ्रोपोलॉजिस्ट ग्वेन रॉबिन्स शग बहुत सटीक तरीके से समझाती हैं। उनका शोध साफ दिखाता है कि जब संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है तो सबसे शांतिपूर्ण समाज भी बिखर जाता है। जब खाने और पानी के लाले पड़ जाएं तो शांति भला कैसे टिक सकती है? जिंदा रहने की जद्दोजहद में लोगों ने अपने पुश्तैनी घर छोड़ दिए, बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, और इस हताशा के बीच समाज के जो सबसे कमजोर लोग थे उन्हें सबसे भयानक बीमारियों और हिंसा का शिकार होना पड़ा। आखिरी दौर की इन खोपड़ियों को देखकर तो सच में सिहरन दौड़ जाती है। इन कंकालों में क्रेनियल ट्रॉमा यानी सिर पर गहरी चोट लगने के मामले अचानक से बेतहाशा बढ़ गए। कुछ जगहों पर तो ये दर 50% तक पहुंच गई थी। 50%? ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये इस बात का खौफनाक सबूत है कि ढहते हुए उन शहरों में पानी की आखिरी बूंद और अनाज के आखिरी दाने पर कब्जा करने के लिए लोगों के बीच कितने खूनी और हताश संघर्ष हुए होंगे। ये सच में एक भयानक अंत था। अब सिंधु घाटी की ये कहानी सिर्फ कोई पुरानी धूल खाई हुई इतिहास की किताब नहीं है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो तबाही वहां मची वो आज के हमारे आधुनिक महानगरों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। आज भी तो हम देखते हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज अर्ध शुष्क इलाकों पर सबसे ज्यादा कहर बरपाता है। ये प्राचीन पतन हमें चीख चीख कर बता रहा है कि अगर शहरों का बुनियादी ढांचा, खासकर पानी और सफाई का सिस्टम फेल हो जाए तो संसाधनों की कमी और हिंसा कितने आराम से हमारे आज के स्मार्ट और घने शहरों को भी अंदर से खोखला कर सकती है। और यहीं पर हम एक बहुत ही गंभीर सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं। क्या हम हड़प्पा वासियों के उन कंकालों और उनके इस दर्दनाक पतन से कुछ सीखेंगे, या फिर हमारी ये जगमगाती हाईटेक दुनिया भी उसी नाजुक रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रही है? आज जब हम एक अभूतपूर्व क्लाइमेट क्राइसिस के मुहाने पर खड़े हैं तो ये सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या हम इतिहास की इस खौफनाक गलती को दोहराने से बच पाएंगे। सोचने वाली बात है ना?